गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पाठ 5 मन भावन सावन के पाठ्य चर्चा और अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसकी कविता का और जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम इस पाठ का अभ्यास पाठ्य मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाठ्य मूल्यांकन में आपका आता है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के बारे में मैं आपको बता दूं, कुछ शब्द होते हैं जिनका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे तरु। तरु का मतलब क्या होता है बेटा? तरु का मतलब पेड़ होता है। हमें शब्द ज्ञान भी याद होना चाहिए, शब्दार्थ भी याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके शब्दार्थ में से भी प्रश्न उत्तर आएंगे। कैसे आएंगे प्रश्न उत्तर? आपके शब्दार्थ में से भी प्रश्न उत्तर आएंगे, तो आपको शब्दार्थ को भी अच्छे से याद करना है। सबसे पहले शब्दार्थ में पहला है आपका तरु। तरु का मतलब होता है पेड़। उर। उर का मतलब होता है सीना, हृदय, मन। उर का मतलब क्या होता है? सीना, हृदय, मन। तम। तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है तम का मतलब? अंधेरा। रजनी। रजनी का क्या मतलब होता है? रजनी का मतलब होता है रात। क्या होता है रजनी का मतलब? रात होता है। शशि। शशि का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। क्या होता है शशि का मतलब? चंद्रमा होता है। दिनकर। दिनकर का मतलब क्या होता है बेटा? दिनकर का मतलब होता है सूरज। करतल। करतल का मतलब होता है हमारी जो हथेली होती है ना, वो हथेलियाँ। वारी। वारी मतलब क्या होता है? जब वाह और रा में छोटी की मात्रा आती है तो वारी। वारी का मतलब होता है जल। क्या होता है? वारी का मतलब होता है जल। पानी। विह्वल। विह्वल का मतलब क्या होता है बेटा? विह्वल मतलब होता है व्याकुल, बेचैन, घबराया हुआ। अगर आपसे पूछे विह्वल का शब्दार्थ बताइए तो क्या हो जाएगा हमारा? व्याकुल, घबराया हुआ, बेचैन, इसका अर्थ होता है। खगकुल। खग मतलब क्या होता है बेटा? खग का मतलब होता है पक्षी। क्या होता है? खग का मतलब पक्षी होता है। तो खग कुल दिया है यहाँ, तो कुल मतलब क्या हुआ? टोटल, समूह, झुंड। तो पक्षियों का समूह। खग कुल का अर्थ क्या हुआ? पक्षियों का समूह। अगला है आपका बलाक। बलाक मतलब क्या होता है? बगुले। क्या होता है बलाक मतलब? बगुले। जो बगुले उड़ते हैं ना सफेद, वो। आर्द्र। आर्द्र मतलब क्या होता है बेटा? गीला। बोलते हैं ना वहाँ पर आर्द्र मतलब नमी है, गीला है, भीगा हुआ। प्रणयातुर। प्रणयातुर का मतलब क्या होता है? प्रेम के लिए व्याकुल। प्रणयातुर मतलब क्या होता है? जो प्रेम के लिए व्याकुल होता है, उसे हम प्रणयातुर कहते हैं। गोपन। गोपन मतलब क्या होता है? छिपाना। बोलते हैं ना गोपनीय है, हमारी बात गोपनीय है, तो गोपन मतलब क्या होता है? छिपाना। पुलकावली मतलब क्या होता है? पुलकावली मतलब होता है प्रेम। देखो, अगर आप इन शब्दार्थों को याद करते हो, पढ़ लेते हो, तो जो आपको कविता में जो पंक्तियाँ दी हैं उनका अर्थ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि आपने शब्द ज्ञान को पढ़ लिया है, शब्द ज्ञान आपने पढ़ लिया है, तो आपको उनका अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ये मीनिंगों को एक दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको एक दो बार आप पढ़ लेना। इनको आप एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब बारी आती है शब्दार्थ के बाद पाठ्य चर्चा की। पाठ्य चर्चा में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके प्रश्न उत्तर हमें याद करना है। मैं आपको समझा देती हूँ, आप नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना। सबसे पहला प्रश्न है, तरुओं से छनकर बूंदे कैसे गिरती है? तरु मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया शब्द ज्ञान में, पेड़। क्या होता है? तरु का मतलब पेड़ होता है। तो पेड़ से छनकर बूंदे कैसे गिरती है? उत्तर क्या होगा हमारा? तरुओं से छनकर बूंदे ऐसे गिरती हैं मानो बादल का कोमल तन छनकर धरती पर आ रहा है। कैसे गिरती है? तरुओं से छनकर बूंदे ऐसे गिरती है मानो बादल का कोमल तन
छनकर धरती पर आ रहा है। अगला प्रश्न है, बादलों को पागल क्यों कहा गया? बादल, आसमान में जो बादल होते हैं ना, उनको पागल क्यों कहा गया है? उत्तर, बादल कभी हल्की बौछार के रूप में तो कभी फुहार के रूप में और कभी धाराओं के रूप में बरस रहे हैं। बादल कैसे बरस रहे हैं बेटा? बादल कभी हल्की बौछार के रूप में, कभी फुहार के रूप में और कभी धाराओं के रूप में बरस रहे हैं। वे एक समान नहीं बरस रहे हैं। वे कैसे नहीं बरस रहे हैं? एक समान नहीं बरस रहे हैं, इसलिए उन्हें पागल कहा गया है। क्यों कहा गया है बादल को पागल? क्योंकि बादल कभी हल्के बौछार के रूप में, कभी फुहार के रूप में और कभी धाराओं के रूप में बरस रहे हैं। वे एक समान नहीं बरस रहे हैं। आपने देखा है ना, जब पानी आता है, जब बारिश होती है तो कहीं एक हिस्सा सूखा रहता है, एक हिस्सा गीला रहता है। कहीं पर बूंदें पहले आ जाती है, कहीं पर बाद में आती है, कहीं पर तेज बूंदें आती हैं, कहीं पर धीमी बूंदें आती हैं। तो बादल को कभी पागल क्यों कह रहा है? पागल इसलिए कह रहा है कि बादल कभी हल्की बौछार के रूप में गिरने लगता है पानी, कभी फुहार के रूप में गिरती है तो कभी धाराओं के रूप में बरसते हैं। वे एक समान नहीं बरसते, इसलिए उन्हें पागल कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, ताड़ वृक्ष के दल कैसे थे? ताड़ वृक्ष के, किसके? ताड़ वृक्ष के दल कैसे थे? हमारी पंक्ति आई थी ना ताड़ वृक्ष के दल के बारे में, वो तो उत्तर है हमारा, ताड़ वृक्ष के दल पंखों के समान लग रहे हैं। ताड़ वृक्ष के दल कैसे लग रहे हैं? ताड़ वृक्ष के दल पंखों के समान लग रहे हैं। उन्हें चौड़े पत्ते हथेलियों के समान हैं। उनके चौड़े पत्ते किसके समान हैं? हथेलियों के समान है। और पत्तियों के नुकीले किनारे उंगलियों के समान है। और जो वो पत्ती होती है ना, उसके नुकीले किनारे किसके समान होते हैं? उंगलियों के समान होते हैं। ताड़ वृक्ष के दल कैसे थे? तो उत्तर क्या होगा बेटा हमारा? ताड़ वृक्ष के दल पंखों के समान लग रहे थे। उन्हें उनके चौड़े पत्ते हथेलियों के समान हैं और पत्तियों के नुकीले किनारे उंगलियों के समान हैं। ताड़ वृक्ष के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 4 है जो इसमें नहीं दिया है। कविता का लय युक्त वाचन कीजिए। कविता का लय युक्त वाचन कीजिए, मतलब कविता को आपको लय में गाना है। कैसे गाना है? कविता को आपको लय में गाना है। अब लय में कैसे गाओगे बेटा आप? लय में कैसे गाओगे कविता को? कविता को जब बार बार बोलोगे, पढ़ोगे, तब कविता को लय में गा पाओगे। कैसे गा पाओगे? कविता को आप पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद उस कविता को आपको गाना पड़ेगा। कभी कभी आपको पूछ लिया जाएगा काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर भी लिखिए, ये सभी आपको दे दिया जाएगा। और कुछ लाइनें दे दी जाएगी और उसको पढ़ना है, उस लाइनों को पढ़ना है, फिर उन प्रश्न को पढ़ना है, फिर आपको उसके उत्तर निकालने पड़ेंगे। जैसा कि आपको दिया है, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में मन भावन सावन। और प्रश्न दे दिया आपको कविता में कवि का मन किस प्रकार झूलता है, तो आपको उत्तर याद होना चाहिए कि कविता में कवि का मन किस प्रकार झूलता है। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमको किस प्रकार याद करना पड़ेगा? हमको इनको याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको उस कविता को याद करना है, क्योंकि प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है कविता को लय युक्त वाचन कीजिए। कविता का क्या करना है आपको? लय युक्त वाचन आपको करना है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा आज का इस वीडियो का भाग कि पाठ्य चर्चा का प्रश्न नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसको आपको आज याद करना है। बाकी का इसके अभ्यास
हम अगली वीडियो में या अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।